नमस्कार साथियों। तो आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है बेटा? जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो आपने घरों में या कहीं भी बातें करते सुना होगा कि इस बच्चे की जो शक्ल है वो तो इसकी मम्मी से मिलती है, इसका नाक अपने पापा से मिलता है, और इसकी जो आइज़ का जो कलर है वो पापा पर गया है, मम्मी पर गया है, इसकी हाइट जो है पापा पर है। ये सब जो बातें हम करते हैं वो उनका आधार क्या होता है बेटा? ये जेनेटिक्स होता है, आनुवंशिकता होता है। ठीक है, उनका आधार क्या है? आनुवंशिकता होता है। तो मैं जनरली बात करता हूँ कि आनुवंशिकता कहते किसे हैं। तो आनुवंशिकता बेटा वंशागति तथा विविधताओं का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, अब दो शब्द आ गए, एक वंशागति आ गया और एक वेरिएशन आ गया, यानी कि विविधताएं आ गई। अब वंशागति क्या होता है? वंशागति का मतलब होता है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण। ठीक है, जब कोई भी करेक्टर जो होता है वो पेरेंट से बच्चे में जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? वंशागति कहते हैं। जब लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, कहने का मतलब यही हो गया कि पेरेंट से बच्चे में जो करेक्टर्स जाते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाएगा? वंशागति कहलाएगा। ठीक है, और जो उनमें वेरिएशन आती है, यानी जो उनमें विविधताएं आती है, लक्षणों के स्थानांतरण के दौरान देखे जाने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा? विविधता कहते हैं। ठीक है, विविधता किसे कहते हैं बेटा? जब बच्चों में जो करेक्टर जा रहा है। ठीक है, तो क्या डिट्टो कॉपी है? नहीं है, डिट्टो कॉपी नहीं होते बच्चे, कभी भी क्लोन नहीं बनते अपने पेरेंट्स के, कभी क्लोन नहीं होते बच्चे। उनमें कुछ ना कुछ क्या आएगी? विविधता आएगी, 100% आएगी। इसका रीज़न क्या है कि उनमें विविधता आएगी? रीज़न ये है कि जब स्पर्म एंड ओवा का निर्माण होता है तो उस समय कौन सा विभाजन होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है। और मियोसिस के अंदर क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जीन विनिमय होता है। तो जीन विनिमय के कारण क्या आ जाती है बेटा? उनमें विविधता आती है, और 100% आएगी। ये तो हर बार होगा, जब जब स्पर्म बनेंगे तब तब क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो विविधता आएगी। तो विविधता आएगी। ठीक है, तो विविधता तो आएगी 100% आएगी। तो जो कंटिन्यूस, इस विविधता दो प्रकार की होती है, एक होती है कंटिन्यूस यानी सतत, और एक होती है असतत। सर ये दो प्रकार की कैसे भाई? जो हर बार होगी, जो हर पीढ़ी के अंदर होगी। ठीक है, जो हर पीढ़ी के अंदर जो वेरिएशन आएगा, विविधता जो आएगी, उसे मैं कहूँगा कंटिन्यूस वेरिएशन। और जो कोई 100 या 150 पीढ़ी के बाद में अचानक कोई परिवर्तन आ रहा है उसे कहूँगा डिसकंटिन्यूस, यानी कि असतत विविधता। देखो भाई, आपके पास जो कंटिन्यूस वेरिएशन है ये तो होती है जीन विनिमय के कारण। किसके कारण? जीन विनिमय, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के कारण। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो होती है वो होती है बेटा म्यूटेशन के कारण। अचानक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कब होता है बेटा? अचानक कोई परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये मान लो हर पीढ़ी के अंदर नहीं होगा, ये तो कोई 100 में से कोई एक आधी पीढ़ी के अंदर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लूँ कि मान लो कोई बच्चा हुआ, उसकी पूंछ है। ठीक है, ये परिवर्तन है, माता पिता से है ये लक्षण नहीं, ये अचानक उसके अंदर कोई परिवर्तन हो गया, अचानक कोई परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो इस करेक्टर को मैं क्या कहूँगा? इसके अंदर कौन सी वेरिएशन आई है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आई है। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो जेनेटिक्स को पढ़ने में हमें ईजी बनाए। तो सबसे पहली टर्म की बात करता हूँ बेटा मैं, जीन की। जीन क्या होते हैं? तो जीन बेटा डीएनए का वह विशिष्ट भाग होता है या न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करे। किसका निर्माण करे बेटा? प्रोटीन का निर्माण करे। तो जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे क्या कहेंगे हम? जीन कहेंगे। ओके, चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता हम बहुत बार घरों के अंदर बातें करते हैं, या आप किसी प्लांट की बात कर लो तो फली का कलर कैसा होगा, मटर के दाने कैसे होंगे, ये सब जो बातें करते हैं वो हम आनुवंशिकता के आधार पर करते हैं। आनुवंशिकता होती क्या है बेटा? वंशागति यानी विविधताओं का अध्ययन होती है। वंशागति क्या है? वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? वंशागति हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि आप देखोगे करेक्टर जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। मेरी हाइट है वो मेरे पापा पर गई है, तो मतलब ये करेक्टर कहाँ से आया? पेरेंट्स से आया, मेरे में आया। तो ये क्या हुआ? स्थानांतरण ही तो हो रहा है, करेक्टर का स्थानांतरण। क्या हो गया? वंशागति। विविधता, विविधता कैसे? भी मेरा जो रंग रूप है वो मेरे पापा से अलग है, ये क्या है? मेरे में वेरिएशन है, ये मेरे में विविधता है, और ये हमेशा होगी। क्यों? क्योंकि
जब स्पर्म एंड ओवा का निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या आएगी बेटा, वेरिएशन आएगी। तो ऐसी वेरिएशन को कहेंगे कंटिन्यूस वेरिएशन यानी सतत, और जो अचानक कोई परिवर्तन हो जाएगा उसे कहेंगे म्यूटेशन के कारण होगा, उसे कहेंगे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अब बात कर लेते हैं बेटा, अब हम जेनेटिक्स के अंदर आने वाले कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टर्म आती है बेटा जीन। ठीक है, जीन क्या होती है, तो जीन आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट क्रमित होता है। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट क्रम होता है। तो हम जीन किसे कहेंगे, डीएनए का वह विशिष्ट भाग या न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो प्रोटीन का निर्माण करता हो उसे मैं जीन कहूँगा। अब समझ में नहीं आया सर ये चीज़, तो समझ में, ये देखो डीएनए जो होता है वो क्या बनाता है बेटा, एमआरएनए बना लेता है, और एमआरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना, एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो कि ये आपके पास में कोई डीएनए है, ये आपके पास में क्या एक डीएनए है, डीएनए का ये वाला पार्ट और एक मान लो ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट, ये 3 पार्ट हैं, ये वाले तीनों किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा, प्रोटीन निर्माण कर रहे हैं। ये वाला पार्ट प्रोटीन बनाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या बना रहे हैं, मान लो प्रोटीन बना रहे हैं, और ये वाला पार्ट भी किसको बना रहे हैं बेटा, प्रोटीन को बना रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन का निर्माण करेगा वो भाग तो क्या होगा बेटा, जीन होगा। जो प्रोटीन का निर्माण करेगा वो वाला भाग क्या होगा, जीन होगा। तो ये वाला भाग क्या होगा बेटा, जीन होगा, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ये वाला भाग क्या होगा बेटा, जीन होगा, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और ये वाला भाग भी क्या होगा, जीन होगा, क्योंकि ये भी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो यहाँ देखो जीन कौन कौन है, बताओ मुझे जीन कौन कौन होगा। मैं कह रहा हूँ जो प्रोटीन का निर्माण करेगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करेगा, या न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो देखो ये सेकंड नंबर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या होगा, जीन होगा। ये फोर्थ नंबर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या होगा, जीन होगा। ये सिक्स्थ नंबर भी क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण कर रहा है, तो ये भी जीन होगा। तो कौन कौन है, 2 है, 4 है एंड 6 है। और जो जीन नहीं है वो कौन कौन है, जो जीन नहीं है वो कौन है, फर्स्ट नंबर नहीं है, थर्ड नंबर नहीं है, फिफ्थ नंबर नहीं है, और सेवन्थ नंबर नहीं है, ये जीन नहीं है। तो डीएनए जो एमआरएनए का निर्माण करेगा फिर प्रोटीन संश्लेषण करेगा, उसे क्या कहूँगा, जीन कहूँगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा, डीएनए जीन कहलाएगा। ये वाला डीएनए क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेटा डीएनए, प्रत्येक जीन क्या होता है, डीएनए होता है। प्रत्येक जीन क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होता, क्योंकि कुछ डीएनए के भाग ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, तो वो जीन नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि प्रत्येक डीएनए जीन है, ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, हम उन्हें जीन नहीं कहते। ठीक है, लेकिन जीन जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो डीएनए का ही तो भाग है कोई, तो वो डीएनए है, प्रत्येक जीन डीएनए है। ये बातें होगी। अब नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे, एक नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी एलील्स या एलिलोमॉर्फ। अब हम बात करने वाले हैं बेटा एलील्स या एलिलोमॉर्फ की। तो अब हमारे पास एक नया शब्द आ गया है, क्या, एलील्स या की कह सकते हो एलिलोमॉर्फ, युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं बेटा, एक ही जीन के 2 भिन्न या विपर्यासी रूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी पुरानी परिभाषा है कि एक ही जीन के 2 भिन्न रूप क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे कि जीन क्या है, मान लो हाइट का जीन है, हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन है कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब ये देखो, ये जीन तो एक ही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन तो एक ही है, लेकिन इनके भिन्न रूप हैं। भी जीन तो एक ही है, एक ही जीन के 2 भिन्न रूप। भाई जीन तो एक ही है, हाइट को कंट्रोल करें तो जीन तो एक ही है, लेकिन इनके 2 भिन्न रूप हैं। एक तो हाइट, कैपिटल टी आएगा तो क्या होगा, हाइट ग्रोथ करेगा, और स्मॉल टी आएगी तो हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इसका कहने का मतलब तो ये हो गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, आपस में एलील्स हैं। पहली लैंग्वेज तो ये कह रही है। दूसरी चीज, इसको और क्या बोल सकते हैं, एक ही जीन के 2 युग्म विकल्पी
अब देखना इस चीज़ को समझते हैं। आपके पास मान लो ये कोई सेल है, सेल के अंदर होता है केंद्र क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं बेटा, पेयर्स में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते बोलो। तो उसमें से मैंने एक पेयर को बाहर लिया है, तो ये जो पेयर्स के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इन पेयर्स के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनको कहते हैं समजात गुणसूत्र। ये आपस में क्या होते हैं बेटा, समजात गुणसूत्र होते हैं। तो ये क्या है, समजात गुणसूत्र है। क्या है, समजात गुणसूत्र। ठीक है, अब ऐसा बोलना उचित है कि एक ही जीन के दो युग्म विकल्पी सदैव समजात गुणसूत्र के समान विस्थल पर उपस्थित होते हैं, यानी कि समान ही लोकस पर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समजात गुणसूत्र है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि हाइट ग्रोथ कराने वाला जीन है, ये जो जीन है वो हाइट ग्रोथ कराता है, तो अगर इस गुणसूत्र पर ये जीन इस लोकेशन पर है तो दूसरा जो जीन होगा वो भी सेम लोकेशन पर होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अगर ये टी है, कैपिटल टी है, तो यहाँ पर स्मॉल टी होगा, यानी समान विस्थल पर उपस्थित होंगे, समान विस्थल पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। लेकिन इनमें भिन्न क्या होगा बेटा, इन दोनों में भिन्न क्या होगा, एक तो आपकी हाइट को ग्रोथ करा रहा है और एक आपकी हाइट को ग्रोथ नहीं करा रहा है, यानी कि एक तो प्रोटीन का निर्माण कर पा रहा है, एक दूसरा नहीं कर पा रहा है। तो चेंज क्या हुआ होगा इसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो उन्हें हम आपस में क्या कहते हैं बेटा, एलील्स कहते हैं। कहने का मतलब समजात गुणसूत्र पर एक ही लोकेशन पर पाए जाने वाले दो भिन्न रूप, जीन के दो भिन्न रूप आपस में क्या कहलाते हैं बेटा, एलील्स कहलाते हैं। समजात गुणसूत्र है, ठीक है, समान लोकेशन पर उपस्थित वो जीन जिनका न्यूक्लियोटाइड में क्रम भिन्न है, लेकिन लक्षण क्या है, एक को ही कंट्रोल कर रहे हैं। हाइट का है तो वो हाइट को ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या है, भिन्न है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, आपस में एलील्स बोलते हैं, या एलिलोमॉर्फ बोल देते हैं, या युग्म विकल्पी बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास दो शब्द और करते हैं। ये क्या है, एक तो है होमोजाइगस किसे कहते हैं, या प्योर कंडीशन से कहते हैं। एक होता है विषम युग्मज या संकरित अवस्था, हेट्रोजाइगस बोल दो या हाइब्रिड कंडीशन बोल दो। तो देखो होमोजाइगस क्या होता है, समजात गुणसूत्र पर एक समान युग्म विकल्पी। कहने का मतलब समजात गुणसूत्र पर उपस्थित एक समान लोकेशन पर एक ही समान के जीन पाए जा रहे हैं, मतलब दो भिन्न रूप नहीं है उनके, अलग अलग रूप नहीं है, सेम रूल है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या होंगे बेटा, जैसे कि कैपिटल टी ये आपस में क्या है बेटा, समयुग्मजी है। स्मॉल टी आ जाए तो ये क्या है, समयुग्मजी कहलाते हैं। तो ये देखो, ये समजात गुणसूत्र हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर जो जीन है, यहाँ पर जो दोनों के दोनों जीन है वो समान रूप में उपस्थित है, समान रूप में। देखो कैपिटल टी है तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, समयुग्मजी या शुद्ध अवस्था कहते हैं। और जब दोनों के दोनों भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, समजात गुणसूत्र पर क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है, दो भिन्न रूप हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन। ठीक है, और एलील्स किसे बोलेंगे बेटा, युग्म विकल्पी किसे बोलेंगे, एक ही जीन के दो भिन्न रूप को क्या कहते हैं बेटा, युग्म विकल्पी कहते हैं। एक बात तो ये बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो एक ही जीन के दो युग्म विकल्पी सदैव समजात गुणसूत्र के समान विस्थल पर उपस्थित होते हैं। तो इसका उल्टा ये बोल सकते हो आप कि समजात गुणसूत्र पर, ठीक है, समान स्थल पर उपस्थित दो भिन्न प्रकार की जो जीन होती है वो आपस में, एक ही जीन के दो भिन्न रूप जो होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं बेटा, एलील्स कहलाते हैं। तो इनमें फर्क क्या होगा बेटा, इन दोनों में फर्क क्या होगा, इनका न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न होगा। तो एक तो प्रोटीन निर्माण कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, इनमें फर्क क्या आया, इनमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न भिन्न है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न होगा। ठीक है, आगे बस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, अब हम ये तो कुछ जनरल टर्म्स हो गई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। ठीक है, फिर मैं ये कहूँगा कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो टीएच मॉर्गन को कहते हैं। ड्रोसोफिला आपको याद होगा। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो कहोगे बेटसन है। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग कब से कब तक किए, तो 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने प्रयोग किए। फिर हम मेंडल की जेनेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आना चाहिए कि एलील्स क्या होते हैं, समान समजात गुणसूत्र पर समान विस्थल पर उपस्थित एक ही जीन के दो भिन्न रूप क्या कहलाते हैं आपस में,
समझात सॉरी एलील्स कहलाते हैं या यूपी कहलाते हैं। और इनमें भिन्न क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न होता है, ठीक है। और होमोजाइगस क्या होते हैं, जब दोनों के दोनों क्या हो, समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी आ गया तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। अगर स्मॉल टी आ गया तो भी ये प्योर कंडीशन है या फिर होमोजाइगस है एक दूसरे के। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, दोनों भिन्न भिन्न होंगे, दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे। कैपिटल टी आ गया स्मॉल टी आ गया तो दोनों भिन्न आपस में, तो क्या कहलाएंगे बेटा, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको कह दूँगी कैपिटल है स्मॉल है, ये क्या है, ये क्या है, ये संकरित हाइब्रिड कंडीशन है। क्या है, हाइब्रिड कंडीशन बोल दो या फिर बोल दो हेट्रोजाइगस है एक दूसरे के। अब मान लो आपके इसमें कैपिटल ए आ जाए तो इसे क्या बोलोगे, कैपिटल ए दोनों समान है तो इसलिए इसे बोला जाता है प्योर कंडीशन, या फिर आप बोल देना इसको प्योर कंडीशन, या इसे बोला जाता है होमोजाइगस। और अगर आपके पास में आ गया स्मॉल है तो ये क्या है, प्योर कंडीशन है। समझ गए, तो ये होती है। तो हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड कंडीशन, दोनों भिन्न है तो हाइब्रिड हो गए, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगी बेटा, प्योर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं बेटा, समान लोकस पर उपस्थित, समझात गुणसूत्र के समान लोकस पर उपस्थित एक ही जीन के दो भिन्न रूप को क्या कहते हैं बेटा, एलील्स कहते हैं। और इनमें फर्क क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हम बात कर रहे थे बेटा जेनेटिक्स की हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर मेंडल थे, ठीक है। और इन्होंने प्रयोग किए थे बेटा 1856 से 63 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की स्टडी करने का श्रेय किनको जाता है बेटा, ग्रेगर मेंडल को जाता है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं बेटा, बेटसन को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल जेनेटिक्स पर रिसर्च की थी, एनिमल जेनेटिक्स भी कह सकते हैं कि इन्होंने फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स भी बोला जा सकता है इन्हें, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं बेटा, टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इन्होंने ड्रोसोफिला का एक आगे जाकर कंसेप्ट आएगा, वो किसने बताया था बेटा, टी.एच. मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। ज़्यादा हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो बस हमें ये पता होना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स तो बेटसन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तो टी.एच. मॉर्गन। अब जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मेंडल जेनेटिक्स एंड उसके एक्सपेरिमेंट क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। तो मेंडल जो था उस समय जीन की रिसर्च नहीं हुई थी, तो मेंडल ने जीन को क्या कहा था बेटा, कारक बोला था। मेंडल ने जीन को क्या बोला था, कारक बोला था। और मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था, उद्यान मटर पर किया था। क्यों किया था बेटा, क्योंकि उद्यान मटर जो होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। इसमें परपरागन और स्वपरागन दोनों हो सकते हैं, इसमें स्वपरागन भी पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका टाइम पीरियड कम होता है, तो इसके लिए इसकी प्योर कंडीशन प्राप्त करना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। तीसरी बात, इसमें 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज पर एक्सपेरिमेंट किए। उद्यान मटर को बेटा गार्डन पी भी कहते हैं हम, पाइसम स्टाइबम भी इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो मेंडल के अनुसार क्या था कि मेंडल ने जीन को क्या बोला था, कारक यानी फैक्टर बोला था, ठीक है। और लक्षण का जो निर्धारण होता है वो कारक के जोड़े के द्वारा होता है, ठीक है। कारक हमेशा किस में होते हैं बेटा, जोड़ों में उपस्थित होते हैं। मेंडल ने 3 बातें की कि मेंडल ने कहा कि जीन को कारक कहा, मेंडल ने पहली बात, तो मेंडल ने क्या कहा कि कारक हमेशा किस में होंगे, जोड़ों में उपस्थित होंगे, ठीक है। और एक लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ा करता है, एक लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ा करता है। ये बात किसने की थी बेटा, मेंडल ने कहते, क्यों उस समय जीन शब्द तो था ही नहीं, तो इसीलिए इसने जीन को क्या बोला, कारक बोला, क्योंकि जीन शब्द तो जॉनसन ने दिया था 1909 के अंदर दिया था। तो अब इसने 14 वेराइटीज ली थी, टोल ड्राफ, ये देखो कितनी हो गई टोटल 14। प्योर ब्रीडिंग लाइन मतलब प्योर, ये टोल क्या है, शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, इस तरह से इसने क्या लिए, 14 वेराइटीज ले ली और उनका आपस में परपरागण स्वपरागण करा के चेक किया। अब देखो मेंडल ने कितने करेक्टर लिए बेटा, 7 करेक्टर लिए, 7 लक्षणों पर अध्ययन किया, ठीक है। तो 7 लक्षण कौन कौन से थे बेटा, स्टेम की हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड कलर एंड पॉड कलर एंड सीड शेप। ये 7 करेक्टर किसने लिए थे, मेंडल ने लिए थे, ठीक है। तो इनमें से जो हमारा स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन एंड पॉड शेप जो है वो गुणसूत्र नंबर 4 इनका नियंत्रण करता है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन करेक्टर्स का
ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनका कंट्रोल किसके पास होता है बेटा? गुणसूत्र नंबर 4 करता है। और फ्लोर कलर एंड सीट कलर का निर्धारण कौन करता है बेटा? गुणसूत्र नंबर 2 करता है, गुणसूत्र नंबर 1 करता है, सॉरी गुणसूत्र नंबर 1 करेगा। और इस पॉट शेप का निर्धारण कौन करता है बेटा? गुणसूत्र नंबर 5। एंड सीट शेप का कलर, सीट शेप को निर्धारित करने वाला गुणसूत्र कौन होता है? 7 नंबर। ठीक है, हाँ। स्टेम हाइट, फ्लोर पोजीशन एंड पॉट शेप जो होती है, ये जो करेक्टर होते हैं, इनको निर्धारित करने वाले जीन्स गुणसूत्र नंबर 4 पर पाई जाती है। और फ्लोर कलर एंड सीट कलर को निर्धारित करने वाली जीन जो है वो गुणसूत्र नंबर 1 पर पाई जाती है। पॉट कलर को निर्धारित करने वाली जीन गुणसूत्र नंबर 5 पर पाई जाती है। और सीट शेप को निर्धारित करने वाली जीन किस पर पाई जाती है? गुणसूत्र नंबर 7 पर पाई जाती है। स्टेम हाइट, या तो वो लंबा होगा या वो बौना होगा, 2 कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर डोमिनेट कौन होगा और रिसेसिव कौन होगा? तो डोमिनेट तो होता है बेटा टोल। टोल क्या होता है? डोमिनेट होता है। रिसेसिव कौन होता है? ड्वार्फ होता है। अब देखो रिसेसिव, एक ये इनकी बातें मैं आगे करूँगा कि टोल, ड्वार्फ, ठीक है, रिसेसिव, डोमिनेट, ये क्या होते हैं इनकी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। डोमिनेट वो होता है जो F1 PD के अंदर अपने करेक्टर को शो करता है, जो F1 PD के अंदर अपने करेक्टर को दिखाता है। F1 PD के अंदर जो अपना प्रभाव दर्शाएगा वो तो क्या होता है? डोमिनेट होता है। ठीक है, और जो नहीं दर्शा पाता वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर टोल क्या है बेटा? डोमिनेट है। और ड्रॉप क्या है? रिसेसिव होता है। फ्लोर पोजीशन, एक्सियल या टर्मिनल? तो एक्सियल जो होती है वो होती है डोमिनेट, एंड जो टर्मिनल जो होती है वो रिसेसिव होती है। पोर्ट शेप की बात करूँ, पोर्ट शेप या तो इन्फ्लेक्टेड होगी या कंस्ट्रिक्ट होगी। तो बताओ, इन्फ्लेक्टेड जो होती है वो तो होती है डोमिनेट, एंड कंस्ट्रिक्टेड जो होती है वो रिसेसिव होती है। फिर बात करते हैं बेटा फ्लोर कलर की। तो फ्लोर कलर जो होता है क्रोमोसोम नंबर 1 इसको निर्धारित करता है। ठीक है, दूसरी बात, फ्लोर कलर या तो वॉयलेट हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो वॉयलेट क्या है? इसका डोमिनेट कैरेक्टर है, ट्रेट है। और वाइट क्या है? रिसेसिव ट्रेट होता है। फिर बात करते हैं सीड कलर। सीड कलर एंड पॉड कलर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीड कलर एंड पॉड कलर दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये देखो एक दूसरे के बिल्कुल ही रिवर्स है। आप देखो, सीड कलर डोमिनेट क्या है? सीड कलर का येलो, और रिसेसिव क्या होता है? ग्रीन होता है। लेकिन पॉड कलर के अंदर क्या आ गया बेटा? ग्रीन एंड येलो, उल्टा हो गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपस में क्या करते हैं बेटा? हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनका हमें ध्यान रखना है कि सीड कलर जो होता है, सीड का कलर डोमिनेट कौन होगा? येलो होगा। और रिसेसिव कौन होगा बेटा? ग्रीन होगा। लेकिन पॉड कलर की अगर बात करूँ तो ग्रीन क्या होगा? ग्रीन डोमिनेट होगा, एंड येलो क्या होगा? रिसेसिव होगा। फिर बात करते हैं बेटा सीड शेप की। तो सीड शेप राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, या तो गोल होगी या झुर्रीदार होगी। ठीक है, तो गोल जो लक्षण है वो क्या है? डोमिनेट है। और रिसेसिव क्या है बेटा? झुर्रीदार यानी रिंकल्ड। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि डोमिनेट कौन होता है, F1 PD क्या है, F2 PD क्या है, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे कराए, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराए, इन सब क्रॉस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया है किसका? जेनेटिक्स का। आज तो हमारा सिर्फ क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास थी जेनेटिक्स की। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये तो टर्म्स का पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स के अंदर एलील किसे कहते हैं, होमोजाइगस किसे कहते हैं, हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार पुनः दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो जेनेटिक्स किसे कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स का मतलब हो गया कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन। तो हेरिडिटी क्या होती है? यानी वंशागति। लक्षण का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण को क्या कहते हैं बेटा? वंशागति कहते हैं। लेकिन बच्चे क्या नहीं होते? क्लोन तो नहीं होते ना, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? विविधताएं कहते हैं। और परिवर्तन क्यों आते हैं? क्योंकि स्पंज ओवा बनते समय मियोसिस होता है। तो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहां पर क्या होता है बेटा? जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या आती है? विविधता आती है। तो विविधताएं दो प्रकार की, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस विविधता जो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण आती है। डिसकंटिन्यूस यानी कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, अचानक कोई परिवर्तन आ जाए उससे होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जीन क्या होते हैं। तो जीन क्या होते हैं बेटा? डीएनए का वह भाग या न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो किसका निर्माण करता हो? प्रोटीन का निर्माण करता हो। कैसे करते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? डीएनए एमआरएनए का निर्माण करेगा, एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा, और वो वाली प्रोटीन जाकर उस लक्षण को निर्धारित करेगी जिस लक्षण के लिए जीन बनी है। ठीक है, क्यों? न्यूक्लियोटाइड का क्रम अलग अलग होगा तो जीन अलग अलग होगी।
ठीक है। तो प्रोटीन भी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग कार्य का निर्धारण करती है, ठीक है, अलग अलग लक्षण को निर्धारित करती है। हाँ, फिर मैंने आपको बताया, ये तो होगी जीन की बात। फिर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगली बात मैंने बताई थी आपको एलील्स या एलिलोमॉर्फ की, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं बेटा, एक ही गुणसूत्र एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाली एक ही जीन के दो भिन्न या विपरीत रूप क्या कहलाते हैं बेटा, आपस में एलील्स कहलाते हैं। ये तो हमारी पुरानी परिभाषा हो गई थी, ठीक है। एक ही जीन के दो युग्म विकल्पी सदैव किस पर पाए जाते हैं बेटा, समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र पर, समान लोकेशन पर पाए जाते हैं। उनकी लोकेशन क्या होती है बेटा, समान होती है। उन्हें हम क्या कह देते हैं बेटा, युग्म विकल्पी कह देते हैं। और इनमें भिन्न क्या होता है, युग्म विकल्पी के अंदर भिन्न क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न भिन्न होता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इनके अंदर भिन्न क्या होगा बेटा, समजात गुणसूत्र पर पाए जाएंगे ये, और समान लोकेशन पर पाए जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन इनमें भिन्न क्या होगा, इनमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद मैंने बताया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लूं कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो जब ये एक ही जीन को दोनों समान हो जाए, जब समजात गुणसूत्र पर एक समान युग्म विकल्पी हो, तो कैपिटल टी आपस में क्या हो गए, होमोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होगी बेटा, या हाइब्रिड कंडीशन क्या होगी, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया या कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया है, तो ये आपस में क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस है। क्या है ये, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन होगी। फिर हमने बात की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहेंगे। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं, बेटसन को कहते हैं, ठीक है। इन्हें एनिमल जेनेटिक्स की रिसर्च भी की थी, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स किसे कहते हैं बेटा, टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। फिर मैंने बात की कि मेंडल की जेनेटिक्स या एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, तो मेंडल ने बेटा 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए। और मेंडल जेनेटिक्स या एक्सपेरिमेंट प्रयोग किस पर किया बेटा, इन्होंने मटर के पौधे पर किया, जिसे हम गार्डन पे कहते हैं या फिर पाइसम्स टाइप, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इन्होंने 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज पर अध्ययन किया, 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज पर अध्ययन किया, यानी कि शुद्ध लंबे, ठीक है, शुद्ध बोणे, ठीक है, 7 कैरेक्टर हो गए ना, तो शुद्ध लंबे शुद्ध बोणे, तो कितने हो गए टोटल, 14 हो गए। तो इन 14 पर स्टडी की। मेंडल के अनुसार क्या था कि जो जीन था वो कारक था एक, ठीक है, क्योंकि उस समय जीन की डिस्कवरी नहीं थी, जीन शब्द नहीं दिया गया था। तो मेंडल ने जीन को क्या बोला था बेटा, कारक बोला था, यानी फैक्टर बोला था। और उसने ये कहा था कि कारक हमेशा जोड़ों में उपस्थित होते हैं और एक लक्षण का निर्धारण कारक का जोड़ा करता है, या जीन करता है। तो जीन शब्द किसने दिया था बेटा, जॉनसन ने दिया था 1909 के अंदर। फिर ये हमारे पास 7 कैरेक्टर आ गए, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन एंड पॉड शेप, ये तो गुणसूत्र नंबर 1 पर पाई जाएगी इनकी जीन। तो इनकी जीन गुणसूत्र नंबर 1 पर पाई जाती है, ठीक है। और फ्लोर कलर, सीड कलर, ठीक है, इसकी जीन गुणसूत्र नंबर 1 पर पाई जाएगी, ठीक है। पॉड कलर की जीन 5 नंबर पर, और सीड शेप की 7 नंबर जीन पर पाई जाती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बस इसमें कि सीड कलर एंड पॉड कलर के जो डोमिनेट और रिसेसिव है, इनका ध्यान रखना। सीड कलर के अंदर तो डोमिनेट कौन होता है, येलो एंड ग्रीन, रिसेसिव ग्रीन हो जाएगा। और पॉड कलर के अंदर क्या होगी, ग्रीन डोमिनेट हो जाएगा और येलो रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, जेनेटिक्स का, ठीक है। कल हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स की। इसका फर्स्ट शुभारंभ कब होगा, कल होगा। थैंक यू।